और आगे देखते हैं अब क्या होगा। इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुआ है बिलाल कियानी साहब ने, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है PMLN के और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज भी हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजम्मिल असलम साहब, एडवाइज़र टू CM PK ऑन फाइनेंस, उनसे ही बात होगी। ज़रा आपसे शुरू करते हैं। आपको तो फिगर्स ही नहीं मिलते, लॉजिक ही नहीं मिलती। और रही से तनख्वाह की मैं बात एक नाज़रीन से शेयर कर लूँ। जो तनख्वाहों में इन्होंने वापसी की है कि जी 1%, 2%, और जब आप वो देखें, अच्छा बजट में हमेशा ये होता है जब भी नंबर्स बड़े थोड़े हो तो वहाँ परसेंटेज बताएंगे अपनी तकरीरों में, और जहाँ कोई पैसे नजर आ रहे हैं वहाँ बताएंगे इतने करोड़, इतने बिलियन। अच्छा, ये ना होने के बराबर वो इसलिए भी कि इतना शोर पड़ा था कि जी तनख्वाहदार तबके से 550 अरब ले लेंगे आप जून ख़त्म होने तक, और जो आपके लाडले हैं ये रिटेल वाले, उन्होंने 40 लाख से भी कम इनको जमा कराया है। तो इन्होंने अब शोर इतना पड़ गया, पहले ये फैसला हुआ था कि जी 1% का कुछ कर लेंगे, फिर उनका 2-3 बना दो, 1% to 3% सब कुछ, विच इज़ नथिंग एट ऑल। बिल्कुल लॉलीपॉप है तनख्वाहों के अंदर जो इन्होंने किया है। फिगर्स आपके चीफ नहीं मिलते, लॉजिक नहीं मिलती। बहुत टाइम के चले आप सच बोल दें, मतलब कि हमें कहते हैं आप पेट काटें, सब्र करें, और इसी में चीज़ और ऐड कर दें। आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग अ लिटिल मोर टाइम। सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट की हुई हैं। सेनेट का जो है खर्चा 25% बढ़ गया इस साल। जो नेशनल असेंबली है नाज़रीन, वो 28% उसका बजट बढ़ गया। गवर्नमेंट का अपना 16% बढ़ गया। अगर आपने इन्फ्लेशन का अकाउंट फॉर करना था तो 5% बढ़ जाता, 6% समझ आती है। एक ने 28%, एक ने 25%, गवर्नमेंट 16%। अय्याशी है गवर्नमेंट की और हमारे इलेक्टेड लोगों की नहीं रुकती, और सारा मलबा हमारे पे है। आपसे शुरू करते हैं। ये फिगर्स, और फाइनेंस मिनिस्टर ने इनको ओन अप इस तरह किया, जो वो प्रिंसिपल पोजीशन कि मैं गवर्नमेंट के फिगर्स आए ओन देम अप, जस्टिफाई नहीं कर पाए ना वो अपने पहले दिन इकोनॉमिक सर्वे वाले दिन। कल भी उन्होंने कहा कि मैं करता हूँ, हाँ अगर कोई बात होगी तो हम कमेटी बना देंगे, देख लेंगे। सो क्लियरली सब कुछ सच तो नहीं है इन फिगर्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए सबसे पहले मामूली सा कॉन्टेक्स्ट जी। देखिए पिछले साल मुझे याद है जब हमने बजट पेश किया था तो, और उस टाइम पे तो ये हालात थे, महंगाई अरूज पर थी, और लोगों का ख्याल था कि जो भी ये हुकूमत उस टाइम पे लेगा ये तो उसके वजन तले गिरेगा। ठीक बात। और मगर हमने वो चैलेंज कबूल किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आपने देखा IMF का एक प्रोग्राम भी तय हुआ, एक बजट भी हम लेकर आए। और मुझे उस टाइम पे याद है, ये दावे याद है कि ये जो बजट लेके आए ये इतना अनरियलिस्टिक है कि मिनी बजट आएगा ही आएगा, वरना इनका IMF का प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक नंबर्स की सच्चाई की बात है, हमने जो उसमें बुनियादी अहदाफ थे वो पूरे किए, कोई भी और मिनी बजट लाए बगैर। और उसकी जो वेरिफिकेशन है वो लोकली नहीं, हम नहीं सिर्फ कहते, इंटरनेशनली, चाहे वो IMF इटसेल्फ हो जिसने जंग के दौरान IMF के बोर्ड ने हमारा प्रोग्राम का अप्रूवल दिया, चाहे वो फिच या मूडीज़ जैसी रेटिंग्स एजेंसीज हों, तो हमने अपने ख़ास तौर पे जो बॉटम लाइन होती है IMF प्रोग्राम में, प्राइमरी बैलेंस अचीव करने का, फिजिकल डेफिसिट अचीव करने का, वो भी हमने किया। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस महंगाई में कमी भी लेकर आए। 12% की एक्सपेक्टेशन थी, 4.7% पर हम लाए। पॉलिसी रेट भी उसके नतीजे में आधा हुआ, बिजली के नर्क कम हुए, और जब से हमने हुकूमत संभाली अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोल और डीजल के रेट भी नहीं देखिए ना। तो ओवरऑल जब आप नंबर्स की सच्चाई की बात करते हैं, मैं इसलिए आई जस्ट वांटेड टू स्टेट दिस। जो आपने GDP के फिगर्स की बात की, देखिए यकीनन आप जानते हैं कि जो ये फिगर्स दिए जाते हैं, नंबर 1 PBS उस पर काम करता है, एक मेथोडोलॉजी है जो चलते आ रही है, उसको फिर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जिसके अंदर सारे सूबे भी शामिल होते हैं वो उसको अप्रूव करते हैं। मगर उसमें यकीनन चौथे क्वार्टर के जो नंबर्स होते हैं वो एक प्रोजेक्शन की बुनियाद पर बने होते हैं, और बाद में फिर ये रिविजन भी हो जाती है। तो देखिए मैं फ्रैंकली वो PBS ने कैलकुलेशन की है ऑन देयर मेथोडोलॉजीज, NEC ने उसको देखा है और अप्रूव किया है, और आगे उसमें अगर कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पे मिस एस्टिमेशन है या कोई ऐसी चीज़ है तो आइंदा जब रिवीजन होगी उसमें नजर आ जाएगी। मगर मालिक साहब बात यह है बुनियादी तौर पर, देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग पहला साल इन एनी केस हमने कभी भी ये नहीं दावा किया था कि आर प्रायोरिटीज, हमारी प्रायोरिटी थी चादर देकर पांव फैलाते हुए खसारे कंट्रोल करना, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाना, करंट अकाउंट सरप्लस देना, महंगाई काबू में लेके आना, और उसी दौरान आवाम को मैक्सिमम पॉसिबल क्रेडिट जाता है। तो कोई ये क्रेडिट नहीं ले रहा। हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट आपने संभाला, आपने करेंसी स्टेबल की, आप लोगों ने बिल्कुल प्राइमरी सरप्लस किया, इसमें कोई हम आपको जहाँ क्रेडिट ड्यू हम बिल्कुल दे रहे हैं, मानते हैं। स्टेट बैंक ने बड़ा अच्छा काम दिखाया। मैं तो बात कर रहा हूँ कि फिगर्स की सच्चाई पे, बजट होता ही फिगर्स के ऊपर है।
जो चीज इतनी प्लेन ऑब्वियस लॉजिक है, आप मुझे बता दें, आप कहते हैं कंस्ट्रक्शन 6% बढ़ी, कंस्ट्रक्शन वाले आके टेलीविजन पे बजट डिबेट्स में कहा है कि जी पता नहीं फिगर्स कहां से ले लिए। अगर सीमेंट कम बिक रहा है, अगर बजरी पिछले साल से कम बिक रही है, अगर स्टील कम बिक रही है, कैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है? लॉजिकल बात है ना। अगेन जैसे कि मैंने आपसे कहा, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। और दूसरा एक बता दें, 3 क्वार्टर्स में 1.6 1.7 आपकी ग्रोथ है, चौथे क्वार्टर में क्या हो जाएगा ये जून के आखिरी 3 महीनों में, अप्रैल में जून में, कि सडनली वो 1.7 से 5.3 चली जाएगी? आज तक नहीं हुई तो कैसे होगी? अगेन मैंने मालिक साहब जिस तरह कहा कि अगेन ये तो पीबीएस ने एक वर्किंग की है ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट क्वार्टर, इसके हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता, एक मेथोडोलॉजी के तहत होता है और एनईसी उसको अप्रूव करती है। अगेन जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर इसमें कोई ओवर एस्टिमेशन है तो वो रिविजन में नजर आ जाएगी। पीबीएस गवर्नमेंट का हिस्सा है, आपका डिपार्टमेंट है, पीबीएस मैं तो नहीं चला रहा। नहीं, मगर एक प्रोजेक्शन है ना, तो आप सितंबर अक्टूबर में रिविजन में सामने आ जाएगी, अगर उसमें जो भी हकायक होंगे। आप इसको, मैं आपसे कहता हूँ 2.7 के बजाय 2.4% जीडीपी ग्रोथ है। मैं आपसे एक बात जो करना चाह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि इस साल हमारा बिल्कुल तो आप कह रहे हैं ये बजट अजम्पशंस पे सारा बन गया? नहीं, तो डेटा पे नहीं है, ये अजम्पशंस है। नहीं, अब आप इन दो चीजों को डिवोर्स करें। देखिए, आप मौजूदा साल की जीडीपी ग्रोथ के फिगर की बात करें, हम आइंदा साल के बजट की बात करें। अगर आप बजट टू बजट बात करें तो इस साल का बजट हमारा क्रेडिबल था, इसलिए हमने अहदाफ अचीव किए, इसलिए IMF गवर्नमेंट एक्सपेंस में 16% ग्रोथ कैसे आप जस्टिफाई करते हैं? नहीं, 16 सिविल गवर्नमेंट नहीं, बिल्कुल है। नहीं, देखिए फिर इसमें मालिक साहब जरा सुन लीजिए। इस साल का हमारा करंट एक्सपेंडिचर 17,200 अरब रुपए का था, जो बजट था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 16,000 अरब रुपए, 1,200 अरब रुपए की उसमें बचत की, और करंट एक्सपेंडिचर ओवरऑल जिसके अंदर रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट शामिल है उसमें सिर्फ 200 अरब रुपए का, 16,000 से 16,200 अरब रुपए पे हम इसको लेके जा रहे हैं इस साल, जो कि मार्जिनल सी इंप्रूवमेंट है, शायद 1% भी नहीं है, जो कि ओवरऑल जब आप 2% कह रहे हैं, पाशा साहब 10% कह रहे हैं। देखिए, अब सारा ऐड अप करके 16% रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट की अब आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर इस साल हमारा खर्चा था 880 अरब रुपए। नहीं, आपका 971 बिलियन, उसमें तो 971 बिलियन किया, 880 अरब रुपए इस साल खर्च हुआ, 971 हमने अगले साल किया, तो इसके अंदर आधे से ज्यादा तो तनख्वाहें हैं, जिसके अंदर आपने 10% जो कि हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो 10% क्यों किया आपने? रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे क्यों नहीं की? 10% क्यों की? देखिए अगेन इसके अंदर क्योंकि पहले हम 7% सुन रहे थे और आप लोगों ने अपनी कैलकुलेशन में 7.5% पे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया हुआ है, तो फिर वो 10%। देखिए ये वही चला गया जी। वजीर आजम साहब ने कहा 10% होगी, बादशाह तो नहीं है कि वजीर आजम उठ के कहे नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा 7.5 यार 10 कर दो, फिर क्यों? काबीना की आपकी प्रेस रिलीज चली, आपके लोगों की रिपोर्ट चली कि जी 7.5 था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं उनको पसंद नहीं, उन्होंने 10% कैबिनेट की डिसीजन है जी, कैबिनेट में ही पेश हुआ, कैबिनेट में ही डिस्कस हुआ। कैबिनेट की इज्तिमाई राय ये थी कि क्योंकि आपकी अक्सरियती हजारों लाखों की तादाद के अंदर जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो 116 ग्रेड तक हैं, उनके वसाइल उनको उनके मामलात को मद्देनजर रखते हुए अब मार्जिनली अबव इन्फ्लेशन ये दी गई है, और ये चादर देखकर पांव फैलाते हुए हम जो ओवरऑल रिलीफ मेजर्स, एमएनए सारे 28% क्यों बढ़ा है आपका और 25% सेनेट की क्यों बढ़ा है? देखिए ये तो मुझे नहीं पता जी, इसलिए मैं बताता हूँ क्यों बढ़ा है, क्योंकि जब तनख्वाहें 188% बढ़ेंगी, 188% से लेके 400% बढ़ेंगी, तो वो अब आप जब फीसदों पे यहाँ पर आ गए तो यहाँ पे रकम भी फिर बताइए, फिर यहाँ पर आप सिविल सर्वेंट 1.5 लाख से 5-5 लाख, ठीक है जी। हाँ। तो देखिए इसके अंदर भी अगेन 9-10 साल के फ्रीज के बाद गई है। हाँ। अगेन पब्लिक ऑफिशियल्स की तनख्वाहों के चेंजेस यकीनन पब्लिक स्क्रूटनी में भी आने चाहिए और उसके ऊपर बहस भी होनी चाहिए, मगर फिर ये हकायक भी सामने रखने चाहिए कि आज आप लोग सिविल सर्वेंट्स हैं, नहीं जो MNAs और MBA, ये तो मेरा ख्याल था कि ये वो आते हैं जो पब्लिक सर्विस में लोग आते हैं। बिल्कुल। और मुझे आप एक काम करें, आप तो भाई हैं हमारे, मुझे 5 गरीब MNA या 5 गरीब सेनेटर्स के नाम ले दें, मैं खुद पहुंच जाऊंगा। सर ये देना मुनासिब नहीं है, मगर हम भी जानते हैं, हमें 40 साल हो गए हैं, मैंने आज तक गरीब MNA गरीब सेनेटर नहीं देखा भाई। फिर यू आर मिस इन्फॉर्म, और मैं वेरी वेल इन्फॉर्म, मैं आपको ऑनलाइन नहीं बता सकता। नहीं सर देखिए, या तो आप फैसला कर लें कि, और ये अब तो MQ वाले गरीब नहीं रहे यार। बात अब आपने अगर आपने बोलते रहना तो बता दें, एक दफा आप मुकम्मल कर लें फिर मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा देयर इज नो पुअर मैन इन एनी पार्लियामेंट। देखिए 5-6 लाख रुपए की तनख्वाह जो है, देखिए आज भी उससे होता क्या, बुनियादी तौर पे MNAs कि एक घर के अखराजात हैं, उसके अलावा हल्के के अखराजात हैं। मैंने इसको इन हालात में करनी चाहिए। मेरी गुजारिश, या तो इकोनॉमी पहले बेहतर कर लें, सुन लीजिए, क्या इन हालात में करनी चाहिए? चल मैं तो आपकी बात मान ली सर, आप जवाब सुनने को तैयार नहीं। मैं कहता हूं आप बात सुनी नहीं रहे, मानेंगे? मैं एक जस्टिफिकेशन चाहता हूं, मैं कहता हूं चलें, बहुत से लोगों को जरूरत होगी, मैं आपकी बात मान। नहीं सर, आप बात सुनी नहीं रहे, इन हालात में होनी चाहिए। नहीं देखिए, ये अभी बजट में नहीं हुई, ये 2-3 महीने पहले की बात है, और आज नंबर 1 इसको बजट से डिवोर्स करें। दूसरा मैं फिर से दोहराऊंगा कि ये
9-10 साल के फ्रीज के बाद हुआ है। दूसरी बात यह है मालिक साहब कि आज भी आपके मिड लेवल से सीनियर लेवल सिविल सर्वेंट से भी ये कम है, आपके जजेस से भी कम है, और टीवी एंकर से तो सिग्निफिकेंटली कम है, उनकी फ्रैक्शन ऑफ द सैलरीज। अगेन पब्लिक ऑफिशियल्स का एक उसमें रहना चाहिए, मगर हमें इसमें फिर ये चीज़ भी देखनी है। यकीन करें बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी पेशा या बैकग्राउंड से सियासत में आए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके वसाइल तंग हैं। या तो आप फैसला कर लें कि सियासत में ये इतना भी जो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर मिडिल क्लास प्रोफेशनल को देते हैं, या तो फिर आप इंश्योर करें कि सिर्फ मालदार लोग ही और सरमायादार लोगों को ही सियासत में आना चाहिए। निजाम ऐसा बन गया है ना। देखिए मैं सर खुद नौकरी पेशा बैकग्राउंड से, मैं खुद मेरी फैमिली नौकरी पेशा प्रोफेशनल बैकग्राउंड से, मैं तो सरमायादार बैकग्राउंड से नहीं हूं, मैं अपनी जमात का मशहूर भी हूं कि मुझे रीजनेबल गुड नहीं, अल्लाह ताला का करम है। Exactly. नहीं मगर देखिए आगे आपने इंश्योर करना है कि इस तरह के लोगों के लिए मजीद आगे मौके बने। दूसरा मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं, आप पब्लिक स्क्रूटनी बिल्कुल करें, मगर फिर ये दो हकायक सामने जरूर रखें कि कितने अरसे ये फ्रोजन रहे। अगर ये पहले उसी मिकदार से 5%, 6% से बढ़ते कहाँ होते, और दूसरा फिर जजेस, सिविल सर्वेंट्स और टीवी एंकर्स की तनख्वाहें जॉब्स में, प्रोफेशनल जॉब्स में और पब्लिक सर्विस प्रोफेशनल जॉब नहीं, दिस इज आल्सो प्रोफेशनल। प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह 5 करोड़ होनी चाहिए, बिकॉज वो अरबों का बजट देखता है, तो प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह 5 करोड़ होनी चाहिए। देखिए आपको आहिस्ता आहिस्ता अगर आप प्रोफेशनल लोग इस काम में चाहते हैं जो फुल टाइम इस काम को करें और उस स्क्रूटनी और प्रोफेशनलिज्म के साथ नहीं आ सकता ना, नहीं आने चाहिए। मुजम्मिल को ले लेते हैं, ये डिबेट कहीं और इसके अंदर दूसरी बात ये जो भी इजाफा हुआ है ये ऑपोजिशन समेत ये कुल पार्लियामान का ही फैसला था, पार्लियामेंट्री, तो वो भी इसे बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। और ये जी